Hello and welcome dear students to the online classes of GVM tutorial. This is lecture 5 of mathematical logic of 12th standard. In the last lecture we have discussed some laws, that is algebra of logic और algebra of statements. उसमें 10 laws हमने किया था, वो पहले आप सब पहले प्रिपेयर करो तो उसके बाद आपको ये लेक्चर समझेगा. In that lecture we did 10 laws: idempotent law, commutative law, associative law, distributive law, complement law, identity law, इन्वोल्यूशन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, कंडीशनल लॉ, बाई कंडीशनल लॉ एंड एब्जॉर्प्शन लॉ. वो लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो आज का टॉपिक है कि 1.4 और 1.3 में आपको क्वेश्चन है कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग. इन लेक्चर 3 हमने ट्रूथ टेबल यूज करके प्रूव किया था कि ये 5th कॉलम 7th कॉलम आइडेंटिकल आ गया, सेम आ गया, इसलिए वो दोनों लॉजिकली प्रूव हो गए. लेकिन अभी हमें ट्रूथ टेबल यूज नहीं करना है. विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग मीन्स यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लॉजिक यू हैव टू प्रूव द फॉलोइंग. जो हमने लॉ लिखा, जो कुछ रूल्स लिखे, उनको यूज करके हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो सपोज इसमें मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड देता हूँ, पी हमारा आंसर है, इसका याद रखेंगे. तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट, इसका ट्रूथ टेबल सेम आता है इसलिए इक्विवेलेंट बोलते हैं. तो हमें कुछ रूल्स याद रखना है. 2 ब्रैकेट है और इसमें देखो आपको P और दोनों में दिख रहा हो, P और ब्रैकेट के बाहर एंड, तो आपको याद आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आता है, यदि बाहर एंड है अंदर और है तो एक एंड एक और के लिए मल्टीप्लाई जैसा कुछ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट उल्टा लगा रहे हैं, P और दोनों में कॉमन है तो P और को कॉमन कर दो, बचा क्या फिर हमारे पास, Q एंड नेगेशन ऑफ Q. एंड हियर यू हैव टू राइट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये लिखना कंपलसरी है, नहीं तो बोर्ड में टॉपर या टॉप केसेस में तो मार्क्स होते हैं डिडक्ट होते हैं, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1 मार्क्स डिडक्ट होगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो हमने किया था P और Q एंड ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो बाहर आ जाएगा, बाहर जो साइन है वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा. उसके बाद देखो एक स्टेटमेंट बाजू में उसका नेगेशन, उस लॉ को हम क्या बोल रहे थे, कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ मीन्स व्हाट, कोई स्टेटमेंट एंड उसका नेगेशन या कोई स्टेटमेंट और उसका नेगेशन. तो कोई भी स्टेटमेंट और नेगेशन के साथ एंड या और से कनेक्ट हो तो एंड के लिए हमने क्या रूल लिखा था, फॉल्स, और के लिए हमने ट्रू. तो यहाँ एंड है इसलिए फॉल्स आ जाएगा. और इस लॉ को क्या बोलते हैं, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट के साथ ट्रू फॉल्स कनेक्ट हो तो उस लॉ को हम आइडेंटिटी लॉ बोला था, हमने आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं. तो आइडेंटिटी को लेकर हमने 2 फिक्स रूल किया था, एंड टी और एफ के साथ सेम स्टेटमेंट, एंड टी एंड और एफ के साथ सेम स्टेटमेंट. तो एंड टी या तो और एफ के साथ सेम स्टेटमेंट, तो सेम स्टेटमेंट कौन सा है, टी आ जाएगा. इस लॉ को क्या बोलेंगे भाई, आइडेंटिटी लॉ. तो देखो अभी राइट हैंड साइड हमारा आ गया क्या, तो पी ये राइट हैंड साइड आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड, ऐसा हमने प्रूव कर दिया. देयरफॉर LHS इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू RHS, हेंस प्रूव. ये यूजिंग लॉ हमें प्रूव करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है. 2 से 3 मार्क्स देखो 2-3 स्टेप का है, लेकिन ये लॉ पता होना चाहिए, इसके लिए आपको लॉ का प्रैक्टिस करना होगा. और टॉप केसेस में जाना है तो ये लॉ का जो स्टेटमेंट है वो भी लिखना है. और एंट्रेंस के लिए तो जरूरत नहीं, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके आंसर. ये क्वेश्चन तो रहेगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसका ऑप्शन P इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो सेकंड ऐसे सेम विदाउट यूजिंग हमें प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू P और Q. P और Q हमें लाना है इसका राइट हैंड साइड. तो से सपोज लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख लेते हैं इसको P एंड Q. ये राइट हैंड साइड इज P और Q एंड विदाउट यूजिंग हमें प्रूव करना, मतलब यूजिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा या अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पे देखो 3 ब्रैकेट है और दोनों और से कनेक्ट है, तो ऐसा कौन सा लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ. कोई भी 3 स्टेटमेंट और से कनेक्ट हो या तो एंड से कनेक्ट हो तो उनको कोई भी 2 को साथ में लिख सकते हैं, उसी साथ में लिखने को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. तो यहाँ पे कोई भी 2 को साथ में लिख सकते हैं, लेकिन हम कौन से 2 को साथ में लिखेंगे ऐसा आपको सोचना है. इन 2 को भी साथ में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन जैसा कुछ नहीं लग रहा, कोई बेनिफिट नहीं होगा. तो फर्स्ट और थर्ड को यदि आप साथ में लिखते हो तो P एंड दोनों में कॉमन आ जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा जो अभी किए थे. तो आपको ऐसा एसोसिएटिव लॉ लगाने से पहले भी आपको सोचना है कि कौन से 2 को साथ में लोगे हमें बेनिफिट हो कि आगे कुछ रूल्स अप्लाई हो जाए. यहाँ पे P एंड नेगेशन Q में P एंड कॉमन है, इसलिए ये 2 को मैं साथ में लिख रहा हूं. और साथ में लिखने को बोलते क्या है हम लोग, साथ में लिखने को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ. ये 2 को साथ में लिखा और ये साइड में चला गया,
दिस इज बाय व्हाट, एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ। अब फिर से जैसे पहला क्वेश्चन अभी किया था हमने, पी एंड दोनों में कॉमन है और ब्रैकेट के बाहर और है, तो ब्रैकेट के अंदर एंड बाहर और मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो, तो P एंड इज कॉमन, P एंड इज कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, Q और नेगेशन ऑफ Q। बाहर क्या था और, तो ब्रैकेट के अंदर गया, ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन था, एंड, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा, P एंड इज कॉमन, तो Q और नेगेशन ऑफ Q, ये कौन सा लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो तो एज इट इज लिखते चलो, दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब से एक स्टेटमेंट बाजू में उसका नेगेशन, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। लॉ एकदम परफेक्ट प्रिपेयर करो, एनी स्टेटमेंट एंड उसका नेगेशन या एनी स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, उसको कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। तो और के साथ हमारे रूल्स में क्या लिखा था, बेसिक रूल है और के साथ फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स, बट बिकॉज ऑफ नेगेशन कॉम्प्लीमेंट लॉ में हमने क्या किया था, वो ट्रू हो जाएगा, और के लिए ट्रू, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए और के लिए वो ट्रू आ गया, वो एज इट इज लिखते जाओ। कौन से लॉ से आ गया भाई, कॉम्प्लीमेंट लॉ, this is by what, complement law. Now if any statement is connected by true or false, so the statement or the law is known as what, identity law। तो identity law के लिए हमने क्या था, कोई भी स्टेटमेंट एंड टी या और एफ के साथ कोई स्टेटमेंट रहता है तो वही स्टेटमेंट आ जाता है, एंड टी या और एफ, तो एंड टी के साथ कौन सा स्टेटमेंट है, पी, तो वही स्टेटमेंट आ गया। इस लॉ को क्या बोलते हैं भाई, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एंड टी के साथ सेम स्टेटमेंट तो वही आ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ। अब फिर से देखो हमें राइट हैंड साइड पी और क्यू से जो नहीं मिला अभी तक, तो ब्रैकेट के अंदर एंड है, ब्रैकेट के बाहर और है, तो एक एंड एक और वाले लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। अभी फिर से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो, तो पी और नेगेशन पी एंड पी और क्यू, पी और साथ में जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एंड था तो वो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर और था तो ब्रैकेट के अंदर जा, देखो और दोनों ब्रैकेट के अंदर, और पी और का मल्टीप्लाई कर दो, इस लॉ को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना, एंड हियर यू हैव टू राइट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ सिर्फ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, कोई दो ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है, एक स्टेटमेंट बाजू में उसका नेगेशन सेम, तो एक स्टेटमेंट बाजू में उसका नेगेशन कौन सा लॉ आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ आता है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, और के लिए ट्रू होता है और एंड के लिए फॉल्स होता है, तो और के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू, दिस इज बाय व्हाट, कॉम्प्लीमेंट लॉ, दिस इज बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब फिर से एंड टी आ गया, एंड टी और एफ ट्रू फॉल्स के साथ कोई स्टेटमेंट कनेक्ट है, मींस व्हाट, आइडेंटिटी लॉ इज यूज्ड, एंड इन आइडेंटिटी लॉ एंड टी के साथ सेम स्टेटमेंट, तो एंड टी के साथ जो भी स्टेटमेंट कनेक्ट है वही आ जाएगा, तो पी और क्यू आ गया, दिस इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो दिस इज ऑल्सो फॉर 3 to 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल आपको आना चाहिए, इसके लिए लॉ प्रिपेयर करना है, एंड यहीं से समझो जेई मेन स्टार्ट होता है, यही पूरा क्वेश्चन, इसमें विदाउट यूजिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल ये 1.3 में क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्वांटिफायर्स, कि कौन से जो स्टेटमेंट है क्वांटिफायर्स में एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल दो टाइप के क्वांटिफायर्स किया था हमने। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होते हैं, एग्जिस्टेंशियल में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, उल्टा ई उसका साइन था, और यूनिवर्सल में फॉर ऑल उसके लिए साइन था, फॉर ऑल, फॉर ऑल उसका साइन था, उसका साइन क्या था, फॉर ऑल। तब एक क्वांटिफायर के बेस पे क्वेश्चन आता है कि सपोज वी आर गिवन कोई सेट दिया हमें, इफ ए इज इक्वल टू कोई सेट है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देन हमें कुछ बोला कि फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यू बताना है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है वो बताना है। यदि ट्रू है तो कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, फॉल्स है तो कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट एक्स दैट बिलोंग टू ए सच दैट 2x plus 1 equal to 7। देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन, कोई एक ऐसा वैल्यू है क्या, जैसे इसको सॉल्व करो कि कितना आता है, तो 2x इज इक्वल टू 6, 1 को उधर शिफ्ट किया तो x इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्या ए में, तो कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई किया तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा।
और भी कोई वैल्यू होगा जो सेटिस्फाई करेंगे तो भी वो ट्रू होगा। एटलीस्ट वन वैल्यू यदि सेटिस्फाई करता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए तो स्टेटमेंट इज व्हाट ट्रू। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू हो गया, तो इसका ट्रूथ वैल्यू टी हो गया। तो उसको लिखने का जो तरीका है क्या होगा कि सिंस x इज इक्वल टू 3 दैट बिलोंग्स टू a सेटिस्फाई द कंडीशन, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है 2x plus 1 equal to 7, therefore this statement is true, therefore this statement is true, hence its truth value is t, hence its truth value is t। इसका मतलब एक भी सेटिस्फाई किया तो भी ट्रू होगा, एक से ज्यादा एग्जिस्टेंशियल के लिए सेटिस्फाई किया तो भी वो ट्रू है, एक भी सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर वो फॉल्स हो जाए एटलीस्ट वन। इसी में सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लूं, फॉर ऑल वाला लेते हैं एक। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखो x प्लस 2 इक्वल टू 10 सबके लिए आ रहा है कि हर x जो a से बिलोंग करता है, कि यहाँ पे x का 1 वैल्यू रखो तो क्या 10 आएगा, 2 रखो तो क्या 10 आएगा, 3 रखो तो 10 आएगा, 4 रखो तो 10 आएगा, सिर्फ एक के लिए ही 10 आएगा x इक्वल टू 8। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या फॉर ऑल, सबके लिए वो 10 आना चाहिए, तो सबके लिए आना चाहिए मतलब कि सबके लिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होगा मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा उसका f हो जाएगा। तो इधर क्या लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू 10 सिर्फ एक ही वैल्यू उसको सेटिस्फाई करता है, तो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता सिंस x is equal to 1 2 3 4 5 6 7 and that belongs to what a do not satisfy the condition x plus 2 equal to 10, therefore this statement is false, this statement is false, hence its truth value is f। ऐसा क्यों लिख रहे हैं देखो फॉर ऑल मतलब सब वैल्यू उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल होता तो एक सेटिस्फाई कर रहा था उसको 8 तो वो ट्रू हो जाता, एग्जिस्टेंशियल में कोई भी एक सेटिस्फाई किया तो वो ट्रू और कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फॉल्स। इसमें ऑल सेटिस्फाई किया तो ट्रू, ऑल सेटिस्फाई किया तो ट्रू, एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो क्वांटिफायर के बेस पे भी एग्जांपल से जो 1.4 में या तो 1.3 में है वो करना है, ट्रूथ वैल्यू करके बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल लॉ, 1.3 1.4 में है कि कंडीशनल लॉ हमने क्या लिखा था कि P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट फॉर्म हमने लिखा था, पहले का नेगेशन और दूसरे को एज इट इज लिखो, ये उसका इक्विवेलेंट फॉर्म था। कंडीशनल लॉ में हमने किया था, दोनों का ट्रूथ टेबल यदि आप बनाते हो तो सेम आता है। तो P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू व्हाट नेगेशन ऑफ P और Q। जैसा 1.3 1.4 में आपको क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म। विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म मींस व्हाट, विदाउट यूजिंग इफ देन जिसमें नहीं आए ऐसा विदाउट यूजिंग इफ देन करके सेंटेंस को लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ डे टाइम देन इट इज वार्म, इफ इट इज अ डे टाइम देन इट इज वार्म। तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हो आप, थोड़ा प्रॉपर लिखना हो तो ये P हो गया, P इज इट इज अ डे टाइम, Q इट इज वार्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म इज P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q का जो इक्विवेलेंट फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, पहले का नेगेशन और दूसरे को एज इट इज लिखना, मतलब इफ देन हटा देंगे, तो इफ देन हटा देंगे तो हो गया विदाउट यूजिंग इफ देन, मतलब विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का नेगेशन मीन्स व्हाट, इट इज नॉट अ डे टाइम, इट इज नॉट अ डे टाइम। एरो हट गया मतलब इफ देन हट गया, तो इफ देन हटा देंगे। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा और क्यू को एज इट इज, तो इट इज वार्म। क्यू को एज इट इज मीन्स क्यू के साथ नेगेशन है तो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसे उसको लिखेंगे। जैसे और एग्जांपल लिखें, इफ प्रेशर इंक्रीजेस then volume decreases, इसको भी विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म लिखना है, मतलब इफ देन बिना लगाए हुए सेंटेंस को लिखना है। तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो गया, फर्स्ट का नेगेशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है
इसका नेगेशन क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज है, इसका प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, फिर और वॉल्यूम डिक्रीज, सेकंड एज इट इज, सेकंड में कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे ही, वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो ये उसका कंडीशनल फॉर्म विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म हो गया। नेगेशन P इंप्लाइज Q का विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म। तो आज हमने किया विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल के क्वेश्चंस 1.3 1.4 में कंप्लीट करना है, उसके बाद क्वांटिफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस और विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लॉ ऑफ नेगेशन या रूल्स ऑफ नेगेशन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे नेगेशन के रूल्स। थैंक यू।